सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो पोएट्री। और आज हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट पोएम अ रोड साइड स्टैंड। सभी पोएटिक डिवाइस के साथ हम इस पोएम को पढ़ने वाले हैं, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि एक जाने माने पोएट है। आपने इनकी पोएम फायर एंड आइस जरूर पढ़ी होगी क्लास 10th में। और आपने एक इनकी फेमस पोएम और पढ़ी होगी, द रोड नॉट टेकन। और मेंडिंग वॉल्स भी इनकी एक फेमस पोएम है। इन्होंने काफ़ी सारी पोएम्स लिखी हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। और गाइस, अगर मैं आपको पोइट के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोइट हैं 20th सेंचुरी के। और इनकी जो पोएम्स हैं वो बेसिकली ह्यूमन ट्रेजेडीज और फियर के बारे में लिखी गई हैं। और उनकी जो पोएम्स हैं वो कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन जीने में जो संघर्ष होता है, जीवन जीने में जो जटिलता होती है, उसके बारे में भी एक गहरी संवेदना रखती हैं। गाइस, पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने कभी एक रोड साइड स्टैंड देखा है? रोड साइड स्टैंड से मेरा मतलब है, आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो सड़क के किनारे बैठकर अपना कुछ सामान बेचते हैं, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, या कुछ कपड़े वगैरह, या फिर कुछ और सामान। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप कभी वहाँ पर रुके हो? और हाँ, अगर रुके हो तो आपने सबसे महंगा सामान वहाँ से कौन सा खरीदा था? और गाइस, जैसा कि हम सबसे पहले मेन थीम के बारे में बातें करते हैं, तो इस जो पोयम है, इसकी जो मेन थीम है वो है अनइक्वल सोसाइटी पर। अनइक्वल सोसाइटी मतलब कैसे? अनइक्वल सोसाइटी ऐसे कि हमें हमारी सोसाइटी में हर तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं और कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं। तो इस पोयम में एक आलोचना है ऐसी सोसाइटी की जहाँ पर जो अमीर होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, वो गरीब लोगों की बिल्कुल मदद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अमीर और ज़्यादा अमीर होते चले जाते हैं और गरीब और ज़्यादा गरीब। तो जो दुख है उन गरीब लोगों का, जो सिर्फ चाहते हैं कि उन्हें बस रोटी, कपड़ा और मकान मिल जाए, उसी दुख को, उसी संवेदना को जो पोएट है उन्होंने यहाँ पर व्यक्त किया है, उसी को हम समझेंगे। बहुत अच्छी पोयम है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसमें से अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें से 100% क्वेश्चन आते हैं, 100% एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ेंगे। और इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग डायरेक्टली पूछी जाती है कि इस वर्ड की मीनिंग क्या है, तो मैं भी आपको वो बताता चलूंगा और बहुत ही अच्छे से इस पोएम को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। The little old house was out with a little new shed. In front at the edge of the road where the traffic speed, a roadside stand that too pathetically played. It would not be fair to save for a dole of bread, but for some of the money, the cash whose flow supports the floor of cities from sinking and withering faint. तो सबसे पहले कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स इनको समझ लेते हैं। सेड, सेड यानी छप्पर। छप्पर यानी जो आपने देखा होगा एक छप्पर टाइप का, जो कि स्ट्रॉ वगैरह से बना होता है, ठीक है। जो चारे वगैरह को एक मिलाकर एक छप्पर सा बनाया जाता है, जिसको ऊपर छत पर लगा दिया जाता है, जिससे कि धूप वगैरह से बचा जा सके। पैथेटिकली, पैथेटिकली का मतलब होता है दयनीय रूप से, ठीक है ना। प्लेड, प्लेड का मतलब होता है निवेदन करना, निवेदन करना, किसी से विनती करना, उसी को बोलते हैं प्लेड। सिंकिंग, सिंकिंग का मतलब होता है डूबना, ठीक है। और विदरिंग, विदरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का मुरझाना, ठीक है। अब समझ लेते हैं इस स्टेंजा में पोइट क्या कह रहे हैं। यानी कि एक छोटा सा पुराना घर बाहर था एक छोटे से छप्पर के साथ, उस सड़क के किनारे की तरफ, ठीक सामने, जहां यातायात यानी जो ट्रैफिक स्पीड है वो बहुत तेज गति से निकलता था, वो बहुत स्पीड से निकलता था। और उस सड़क के किनारे एक स्टैंड था, एक दुकान थी। कैसी दुकान? जिसे हम रोड साइड स्टैंड बोलते हैं, जहां पर एक व्यक्ति या कुछ लोग कुछ अपना वेजिटेबल्स वगैरह रखे हुए हैं। और वो दयनीयता के साथ क्या निवेदन कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि हमें एक रोटी का टुकड़ा दे दो, यानी वो भीख नहीं मांग रहे, बल्कि वो कुछ पैसा मांग रहे हैं कि अगर आप हमसे सामान खरीदो और आप हमसे हमें कुछ पैसा दो, जिससे जिससे हमारा जीवन चल सके, जिससे हमारे जीवन का प्रवाह हो सके। और जो शहर के विकास की अवस्था है वो डूबने और लड़खड़ा कर गिरने से बचने के लिए। यानी कि एक रोड साइड स्टैंड है, वो कहाँ पर है? जहाँ से बहुत तेज स्पीड में गाड़ियाँ निकलती हैं। और वो जो लोग हैं वो ये नहीं कह रहे कि आप हमें भीख दो, आप हमें एक रोटी का टुकड़ा दो, बल्कि आप वो ये कह रहे हैं कि आप हमें कुछ पैसा दो, जिससे हमारा जो लिवलीहुड है वो सपोर्ट हो सके, जिससे कि हमारा जीवन आगे बढ़ सके, जिससे हमें हमारा जीवन चल सके। आप हमसे कुछ सामान खरीदो, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, आप हमसे पहले कुछ सामान खरीदो, उसके बाद हमें कुछ पैसा दो, जिससे हम जीवन जी सकें।
the flawless traffic passed with the mind ahead. Or if ever a sad movement, then out of sorts, at having the landscape marred with the artless paint of science with N turned wrong and S turned wrong, offered for sale wild berries in a wooden quartz, or crook-necked golden squares with silver warts. तो सबसे पहले कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स। पॉलिस्ड, पॉलिस्ड का मतलब होता है परिकृष्ट, यानी कि शिष्ट या फिर सुसंस्कृत जैसे हम बोल सकते हैं। असाइड, असाइड का मतलब होता है किनारा। आर्टलेस, आर्टलेस मतलब भद्दा, कुरूप। क्वार्ट्स, क्वार्ट्स का मतलब होता है पेटियां, ठीक है। गोल्डन स्क्वायर्स, गोल्डन स्क्वायर्स यहाँ पर जो वर्ड है वो यूज हुआ है, जैसे पंपकिन होता है ना, कद्दू, उसी तरीके का फल होता है, एक सब्जी होती है, ठीक है ना, जिसे हम गोल्डन स्क्वायर्स बोलते हैं, जैसे यहाँ पर बोला गया है। यानी इसमें पॉइंट कह रहे हैं कि जो यातायात है, जो ट्रैफिक स्पीड है, जो व्हीकल्स हैं, वो सिर ऊंचा करके सामने गर्व के साथ गुजर जाती हैं। यानी जो रोड साइड स्टैंड पर जो कुछ फल लेकर बैठे हैं, कुछ सब्जियां लेकर बैठे हैं, वो उनकी तरफ देखते भी नहीं है। पॉलिश ट्रैफिक का मतलब यहाँ पर ये जो रिच लोग होते हैं वो बहुत महंगी महंगी गाड़ियों में बहुत तेज स्पीड के साथ गुजरते हैं। आगे पॉइंट कहते हैं कि यदि वे कभी एक पल के लिए रुक भी जाते हैं तो शिकायतों के साथ, तो नाराजगी के साथ रुकते हैं। और कैसी शिकायत कि जो लैंडस्केप है वो इन लोगों ने बिगाड़ रखा है, जो परिदृश्य है वो इन लोगों ने क्या कर रखा है, उसको खराब कर दिया है। और क्या कहते हैं कि जो एन है वो घूम कर एस बन गया है, और जो एस है वो घूमकर एन बन गया है, यानी कि डायरेक्शंस गलत हो गई हैं। नॉर्थ साउथ हो चुका है और साउथ नॉर्थ बना दिया है। वो ये नहीं देखते कि उन पेटियों में कितनी सुंदर सुंदर जामुन रखी गई हैं जो कि बिक्री के लिए हैं। या जो गोल्डन स्क्वायर्स है, यानी कि जो वेजिटेबल है, पम्पकिन रखे गए हैं, वो उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। या फिर वो क्या देखते हैं, जो ब्यूटी है, सुंदरता है, जो और ब्यूटीफुल माउंटेन सीन है, जो सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, वो उनको देखते हैं। वो एक निगाह उनकी तरफ नहीं डालते। जो जामुन या फिर जो अपने फल हैं, जो सब्जियां हैं, वो एक तरफ उनकी तरफ एक बार भी उनकी तरफ नहीं देखते। वो सिर्फ और सिर्फ शिकायतें करते हैं या फिर इधर उधर की बातें करने के लिए वहां पर एक मिनट के लिए रुकते हैं, एक पल के लिए रुकते हैं। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जब पढ़ते हैं। You have the money, but if you want to be mean, why keep your money this crossly and go along? The hurt to the scenery wouldn't be any complaint, so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here, far from the city, we make our roadside stand and ask for some city money to help feel in hand, to try if it will not make our being expand and give us the life of our moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. जानते हैं कि मीन का मतलब यहाँ पर स्वार्थी है, स्वार्थी यानी कंजूस, ठीक है ना। कंजूस से यहाँ पर मतलब है। सोरो, सोरो यानी दुख, ठीक है। एक्सपेंड, एक्सपेंड का तो हमें पता ही है, एक्सपेंड का मतलब विस्तार, ओके। तो अब समझ लेते हैं इसमें पोइट क्या कह रहे हैं, ठीक है। यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन, अगर आपके पास धन है परंतु यदि आप कंजूस बनना चाहते हैं, अगर आप स्वार्थी बनते हो, तो इसमें पोइट नाराजगी के साथ कहते हैं कि अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास धन है, अगर आपके पास मनी है, तो आप उस पैसे का क्या करोगे? अपने पैसे को अपने पास रखो। मतलब जो पैसा होता है, क्या हम उसे अपने साथ लेके जाएंगे? तो फिर ऐसे पैसे का क्या फायदा जब हम उससे किसी की मदद नहीं कर सकते, हम उससे किसी को दे नहीं सकते, हम उससे कुछ खरीद नहीं सकते, तो उस पैसे का क्या मतलब? द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी एनी कंप्लेंट, वुडंट बी एनी कंप्लेंट। यानी जो सीनरी है, जो दृश्य है, जो दृश्यावली है, अगर आप उसे आघात कर रहे हो, अगर आप उसे खराब कर रहे हो, तो कभी कोई इतनी शिकायत नहीं है जितनी शिकायत उससे है जो ट्रस्टिंग सोरो है। ट्रस्टिंग सोरो का मतलब विश्वास के साथ दुख देना, किसी भी व्यक्ति को विश्वास के साथ दुख देना। और आगे कहते हैं और वॉट इज अनसेड, और जो अनकहा है, जो कभी कहना नहीं चाहते, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आप इसे समझ जाएं। हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, यहाँ शहर से दूर हम अपनी सड़क किनारे दुकान लगाते हैं, हम एक रोड साइड स्टैंड लगाते हैं। और किस लिए लगाते हैं? एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और शहर के उस धन को, उस शहर के कुछ धन को हाथ में महसूस करने के लिए लगाते हैं। हाथ में महसूस करने का मतलब है कि जिससे कि उनका लिवलीहुड वो चल सके, जिससे कि उनका गुजारा हो सके। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और हमारे अस्तित्व का विस्तार हो सके।
जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, जैसा चलचित्रों में, जैसा मूविंग पिक्चर्स में दिखाया जाता है, फिल्म जो मूवीज में दिखाया जाता है, जैसा हमें भी वैसा जीवन मिल सके। दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। और जैसा कि सत्ता में जो पार्टी है उसने हमें देने की बात कही थी, जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था हमें कि हमें वो ऐसा जीवन देंगे। तो इसमें भी एक व्यंग है जो पोइट कर रहे हैं कि जो पार्टी होती है वो हर बार हमसे वादे करती है, जो डिफरेंट पार्टीज होती हैं हमें वादे करती हैं कि हम आपको ये देंगे, हम आपको थिएटर्स के पास घर देंगे, या फिर हम आपको तरह तरह का अच्छा जीवन देंगे, तरह तरह की सुविधाएं देंगे, लेकिन वो बस वादे ही वादे करती हैं, ऐसा कभी होता नहीं है। इस पर कभी व्यंग करते हैं यहाँ पर। अगर नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ने से पहले इन दोनों स्टेंजा की कुछ पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। जैसे रोड साइड स्टैंड है, जब पैथेटिकली प्लेड करता है यानी कि दयनीय रूप से निवेदन करता है, तो उसमें क्या है, पर्सोनिफिकेशन किया गया है, यानी मानवीयकरण किया गया है। मानवीयकरण यानी कि उसे मतलब ऐसा दिखाया गया है कि जैसे वो इंसान हो, ठीक है। और पैथेटिकली प्लेड, यहाँ पर पी यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए क्या है, एलिट्रेशन है इसमें। एलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार, ठीक है, हमें पता है। ट्रस्टिंग सोरो में यहाँ पर क्या है, मेटाफर है, ठीक है। और इसमें जो टोन है ना, सेकंड सेकंड स्टेंजा जो है उसमें कैसी है, एंगर की पोइट, यानी कि उसमें पोइट क्या है, बहुत गुस्सा, बहुत नाराज है, क्योंकि क्रॉसली का मतलब है नाराज, नाराजगी से उन्होंने इसमें बात की गई है। गाइस अब अपना नेक्स्ट स्टेंजा रीड कर लेते हैं। पहले मैं रीड करूंगा, उसके बाद हम इसको लाइन बाय लाइन समझेंगे। It is in the news that all these pitiful keen are to be bought out and mercifully gathered in, to live in villages next to the theatre and the store, where they wouldn't have to think for themselves anymore, while greedy good doers, beneficent beasts of prey, swarm over their lives enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their beds, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. ओके चलिए सबसे पहले इसके डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे कि इसमें पोइट क्या कह रहे हैं। पिटीफुल यानी कि मर्सीफुल यानी दया के पात्र, गैदर यानी टू कलेक्ट यानी इकट्ठा करना, ग्रीडी ग्रीडी मतलब लालची, प्रे प्रे मतलब शिकार हंट, स्वार्म स्वार्म क्या होता है, स्वार्म हम बोलते हैं झुंड को, और वेट है ना, वेट वेट का मतलब होता है बुद्धि, और सूथ यानी टू मेक साइलेंस यानी कि शांति बनाना। ओके थैंक यू गाइज। देखो गाइस अगर आपको वर्ड मीनिंग्स याद होंगी ना तो आपको पोयम अच्छे से समझ में आएगी, और वहाँ जो जब आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको भी अच्छे से कर पाओगे। अब चलिए पहली लाइन से फिर से एक्सप्लेन करते हैं। इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटिफुल की, यानी ऐसा खबरों में है कि ये सभी दयनीय लोगों की जो संपत्ति है, जो समस्त इनकी जो संपत्ति है, जो इनकी प्रॉपर्टी है, वो खरीद ली जाएगी। आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, ठीक है ना, और उन पर दया करके, और उन पर दया करके उन्हें गांव में रहने के लिए इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है। और कैसे गांव, जो कि थिएटर के पास होंगे, जो कि स्टोर के पास होंगे, जहां पर मार्केट्स होंगे, जहां पर उनको रोजगार मिल सकेगा, जहां पर उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकेगा। वेयर दे वुडंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनीमोर, जहां पर उन्हें खुद के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, यानी जहां पर उन्हें भोजन के लिए, जहां पर उन्हें पैसों के लिए, जहां पर उन्हें जीने के लिए सब कुछ मिलेगा, फैसिलिटीज सारी मिलेंगी, और उन्हें अपने बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा जीने के लिए, ठीक है। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, यानी कि जो लालची लोग होते हैं, जो लालची लोग होते हैं और जो अच्छा करने का सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। आपने देखा होगा चुनाव के टाइम पर जो कुछ नेता ऐसे होते हैं वो सिर्फ चुनाव के टाइम पर ही आते हैं और वो अच्छा बनने का बहुत दिखावा करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने चेहरे पर मुखौटा पहन के रखते हैं हर टाइम। ऐसा लगता है कि न जाने ये लोग कितने अच्छे हैं, लेकिन अंदर से वो लोग बहुत बुरे होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा लालची होते हैं। आगे पोइट कहते हैं बेनिफिशियंट बीस्ट्स ऑफ प्रे, शिकार के लाभकारी जानवर, यानी कि एक तरीके से कौन है ये जानवर हैं जो किसके लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ शिकार चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, शिकार चाह रहे हैं। स्वार्म ओवर देयर लाइव्स इनफोर्सिंग बेनिफिट्स, यानी कि वो झुंड की तरह उनकी जिंदगी में घुसने का प्रयास करते हैं, उनकी जिंदगी पर घुसते हैं, और क्या करते हैं, उनकी जिंदगी में झुकते हैं, और क्या करते हैं, उन्हें लाभ देने के लिए विवश करते हैं, यानी कि ऐसा ऐसे उनको लालच देते हैं, उन्हें तरह तरह के वायदे करते हैं कि आपको वहाँ फैसिलिटी देंगे, आपको वहाँ घर देंगे, आप सभी को वहाँ पर थिएटर के पास में घर मिलेगा, आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, और मतलब उनको ऐसा लालच दे देते हैं कि हाँ अभी हमारी तरफ आकर्षित हो। आगे कहते हैं दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स, यानी कि जो उनकी बुद्धिमत्ता है, जो उनकी बुद्धि है,
उसको ढकने के लिए यानी उसे शांत करने के लिए वो गणना कर लेते हैं कि हाँ हमें किस तरीके से इनको क्या क्या लालच देने पड़ेंगे, जिससे कि ये अपनी बुद्धि ना चला सकें, जिससे कि हमारे झांसे में ये लोग आ जाएं। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, यानी कि वो उन्हें सिखाते हैं कि कैसे सोना है, भाई सोते रहो। दे स्लीप ऑल डे, और वो क्या करते हैं, वो सारा दिन सोते रहते हैं। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, और रात्रि की उनकी नींद को, जो पहले उन्हें नींद आती थी, उसे भी बर्बाद कर देते हैं। और वो क्या करते हैं, वो ये सोचते रहते हैं कि अब हमें ये मिलेगा, वो ये मिलेगा, और वो कुछ नहीं करते हैं फिर, ठीक है ना। जब उनको ये ऐसा लगता है कि जब उनको वो उनके लालच में आ जाते हैं, तो क्या होता है कि वो जैसे उनके लालच में आए, तो उसके बाद फिर वो अपना जो काम है वो भी छोड़ देते हैं कि अब तो हमें ये सब कुछ मिलने वाला है, इतनी सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं, और ऐसा करके वो उनकी नींद भी छीन लेते हैं, ठीक है। और गाइस ये जो है ना ग्रीडी गुड डूअर्स, इसका क्वेश्चन आता है, भाई मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि ऐसा अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा ना, तो वो इसमें से जरूर आएगा, ठीक है ना। तो ग्रीडी गुड डूअर्स, इसमें जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है ना, वो हुआ है सबसे पहले ऑक्सीमोरन। तो मैं आपको बता दूं ऑक्सीमोरन कब यूज होता है। देखो तभी तो यूज करते हैं जब हम दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ यूज करते हैं। तो देखो ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब होता है लालची, और गुड डूअर, गुड डूअर का मतलब जो अच्छा कार्य करता है। तो ये दोनों एक साथ यूज हुए हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज है, ऑक्सीमोरन यूज हुई है, ठीक है। और सारे मैंने डिफिकल्ट वर्ड आपको बता ही दिए, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें बेसिकली क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि हमें जो ये जो रोड साइड स्टैंड जो लोग लगाते हैं, उन्हें लालच दिया जाता है कि वो कुछ लोग मतलब जो इसमें बेसिकली पॉलिटिशियंस और जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके बारे में व्यंग किया गया है कि जो ये क्या करते हैं, ये लोगों को लालच देते हैं, जो रोड साइड स्टैंड पर अपना ठेला वगैरह या फिर सब्जियां वगैरह बेचते हैं, वो उनको लालच देते हैं कि आप हमें सपोर्ट करो, हम आपको वहाँ वो देंगे, आपको विलेजेस में जगह मिलेगी, ऐसी विलेज में जगह मिलेगी जो कि थिएटर के पास है, आपको ऐसी जगह देंगे रहने को जहाँ पर स्टोर्स हैं, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है, जहाँ पर आपको खाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, जहाँ पर आपको रहने के लिए सारी सुविधाएं मिलेंगी। ऐसा करके वो उनको लालच देते हैं, और लालच दे के अपने झांसे में फंसा लेते हैं, और इस तरीके से वे उनकी जो नींद है उसको भी खराब कर देते हैं। यही इस स्टेंजा में बताया गया है। अब अगला स्टेंजा रीड करेंगे, और यहाँ पर एक ग्रीडी गुड डूअर्स ऑक्सीमोरन है, ये तो आपको पता ही चल गया गाइस। अब अगला स्टेंजा मैं रीड करता हूँ, फिर उसके बाद डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स देखेंगे, एंड फिर उसका जो है पोइट क्या कह रहे हैं उसे समझेंगे। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर the thought of so much childless longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer, for the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass. Just want to inquire what a farmer's prices are. तो गाइस बियर का मतलब होता है सहन करना, और वेन का मतलब होता है व्यर्थ, और चाइल्डिश लॉन्जिंग इसका मतलब होता है बाल इच्छाएं, जो भी बाल कल्पनाएं होती है ना, जो भी बच्चा सोचता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, उन्हें बोलते हैं चाइल्डिश लॉन्जिंग। और लक्स, लक्स का मतलब होता है छिपना। स्क्वीज, स्क्वीज का मतलब होता है चीखें। तो गाइस इसमें जो कवि कह रहे हैं, जो पोएट है, वो ये कह रहे हैं कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, कभी कभी मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं मुश्किल से इसे सहन कर सकता हूँ, क्या कि इसे सहन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। और मतलब ये जो रोड साइड स्टैंड के बारे में कवि ने कहा है कि मतलब उनके लिए ये इसे सहन करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो ये बस उनकी एक इच्छा है, जैसे बच्चों को इच्छा रहती है ना, जैसे चाइल्ड को एक इच्छा रहती है, वैसी वैसी ही ये सिर्फ एक बचकानी इच्छा है, जो कि सर बिल्कुल व्यर्थ में है, फालतू में इच्छा कर रहे हैं, वो ऐसा कुछ होने नहीं वाला। जो खिड़की है ना, जो खुली हुई खिड़की है, तो वहां पर क्या है, वहां पर एक सैडनेस छिपी पड़ी है, वहां पर दुख है। वो जो वहां पर जो बैठा है ना, जो रोड साइड स्टैंड वाला, उसे बहुत दुख है अंदर, लेकिन वो अपने अंदर को छिपा रहा है, अपने अंदर ही अंदर उस दुख को पी रहा है, उसको घूट रहा है। दैट वेट्स ऑलमोस्ट ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, यानी कि जो लगभग सारे ही दिन, जो पूरे दिन खुले रूप से प्रार्थना करता है कि कैसे काश कोई आ जाए, काश कोई गाड़ी रुक जाए, ठीक है ना, काश थोड़ा सा, काश कोई मुझसे सामान को ले जाए, मतलब सामान को खरीदे, थोड़ा सा सामान कोई खरीदे, ये बस वो इच्छाएं करता रहता है। और क्या है उसके अंदर, लेकिन उदासी छिपी रहती है, क्योंकि जो गाड़ियां हैं वो रुकती नहीं है। तो क्या करती हैं गाड़ियां, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ना ब्रेक्स लगती हैं, यानी कि कुछ गाड़ियां रुकती हैं, मतलब बहुत सारे एक साथ ब्रेक लगाते हैं ना, एक साथ ब्रेक लगाते हैं, तो ऐसा उसे ऐसा लगता है कि हाँ कोई गाड़ी रुक रही है, यानी कोई गाड़ी रुकने वाली है, कोई कार रुकने वाली है। और जो हजारों जो गाड़ियां निकलती हैं ना, जो स्वार्थी गाड़ियां, यानी जो उनमें लोग बैठे रहते हैं स्वार्थी,
उनमें से कोई एक रुकता है, और किस लिए रुकता है? वो पूछता है कि ये जो किसान ये जो सामान बेच रहा है ना, इसका क्या प्राइस है। वो खरीदते नहीं है, वो बस प्राइस पूछना चाहते हैं। और आगे पोइट कहते हैं, एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास। लेकिन एक और रुकी गाड़ी, एक गाड़ी और रुकी, लेकिन किस लिए? सिर्फ और सिर्फ घास को उखाड़ने के लिए, सिर्फ और सिर्फ घास को बर्बाद करने के लिए। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, and another to ask the way to where it was bound, and another to ask could they sell it a gallon of gas। और जो दूसरी गाड़ी थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ रास्ता पूछने के लिए रुकी कि उसकी सीमा कहाँ तक है, यानी कि वो रोड कहाँ जा रही है, ठीक है ना। और एक और गाड़ी रुकी, तो मतलब जो दूसरी वो पूछती है कि तुम्हारे पास जो गैलन गैलन होता है, तरल नापने, जो लिक्विड होता है ना, उसे नापने के लिए एक यंत्र बोलते हैं, हाँ मात्रा उसे बोलते हैं गैलन, ठीक है ना। कि उनके पास क्या एक गैलन गैस है क्या, क्या वो एक गैलन गैस दे रहे हैं? जैसे डीजल पेट्रोल होता है, तो ऐसे ही वो बोलते हैं कि क्या वो एक गैलन डीजल या एक गैलन पेट्रोल बेच रहे हैं। दे कुडंट दिस क्रॉसली दे हैड नन डिडंट इट सी। यानी वो गर्दन हिलाते हुए क्रोध से कहते हैं उनके पास कुछ नहीं है, क्या उन्होंने देखा नहीं? क्योंकि उनके पास जो बेचने के लिए है वो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जिन्हें कोई खरीद रहा नहीं है, और उल्टी सीधी चीज़ें पूछ रहे हैं। लोग हैं वो क्या पूछते हैं, जैसे अगर आपने देखा होगा रोड साइड स्टैंड पर कुछ लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लगा के बैठते हैं, तो लोग उनसे क्या पूछते हैं, अरे भैया ये रोड कहाँ तक गई है, ये पूछेंगे। या फिर कुछ और पूछेंगे कि और क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर थोड़ा सा वो दिखाएंगे, स्टंट दिखाएंगे, और वहाँ से उस घास को उखाड़ेंगे, यानी मोड़ेंगे अपनी गाड़ियों को, एक साथ रोकेंगे। लेकिन उनसे कुछ मतलब उल्टी सीधी चीज़ें पूछेंगे, या फिर सिर्फ और सिर्फ मोल भाव करेंगे, भैया ये आपने कितने की दी, अरे इतने की लगा रहे हो तो लगा लो। तो फिर क्या है, लेकिन वो उनसे कुछ खरीदते नहीं है, बस ऐसे ही मनोरंजन के लिए उनका मजाक उड़ाते हैं, मतलब वैसे ही बस मनोरंजन के लिए इधर उधर करते हैं, लेकिन उनसे कोई भी कुछ खरीदता नहीं है। यही इसमें पोइट ने संवेदना व्यक्त की है। तो गाइज वो जो क्वेश्चन आता है ना, वो ये आता है कि वो जो कार्स है वो वहाँ पर क्यों रुकती हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है थाउजेंड्स ऑफ सेल्फिश कार पास, यानी कि हजारों की संख्या में जो सेल्फिश कार्स हैं वो पास होती हैं, ठीक है ना। और क्या क्या पूछती हैं वो, टू इंक्वायर फार्मर्स प्राइसेस, यानी कि वो किसानों का बस मोल भाव करती हैं। प्लो ऑफ ग्रास, घास को उखाड़ती हैं। आस्क द वे, यानी और क्या पूछती हैं वो, सिर्फ और सिर्फ वो ये पूछते हैं कि ये रास्ता किधर जा रहा है भाई। डिमांड्स गैस, या फिर गैस मांगते हैं या फिर ईंधन मांगते हैं, ठीक है ना। ये है गाइस, ये जो है ना सेल्फिश कार्स, सेल्फिश कार्स, इसमें जो पोएटिक डिवाइस यूज है ना, वो है ट्रांसफर्ड एफिथेट। ये क्वेश्चन आता है, ये इस बार भी आया था क्लास 12 के 2023 के बोर्ड के एग्जाम में आया है, सीबीएसई के में, ठीक है ना, ट्रांसफर्ड एफिथेट। और ये जो स्टेंजा भी मैंने आपको बताया ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेंजा था, और इसमें से हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है, और जो क्वेश्चंस बनते हैं मैंने आपको बता दिए सारे। अब हम अपना लास्ट स्टेंजा पढ़ेंगे। अपना लास्ट स्टेंजा मैं पढ़ता हूँ। नो, in country money, the country scale of gain, the request lift of spirit has never been found. Or so the voice of the country seems to complain. I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain, and then next day as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain। स्टेंजा में पोइट क्या कह रहे हैं, इस स्टेंजा में पोइट कह रहे हैं कि जो वो मनी कमा रहे हैं, जो जो इसमें जो कंट्री का मतलब है ना, वो रूरल एरियाज से है, ठीक है ना। तो जो रूरल एरियाज में जो पीपल जो हैं, जो लोग हैं, वो जितना पैसा कमा रहे हैं ना, उस पैसे से उनका घर नहीं चलेगा, उस पैसे से उनका कुछ नहीं होने वाला। यानी कि जो लिफ्ट ऑफ स्पिरिट है ना, उन्हें जितनी जरूरत है वो उतना नहीं है, वो इनसफिशियंट है। फिर आगे पोइट क्या कह रहे हैं इसमें, और यही जो गांव के लोग हैं ना, यही कंप्लेन कर रहे हैं कि उनकी जो नीड है, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। और पोइट कह रहे हैं कि मैं भी इनकी कोई भी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि काश ऐसा हो जाए कि ये सब लोग एक झटके में ये इनकी जो ये जो परेशानी है दूर हो जाए, कुछ ऐसा हो। और वो पोइट कह रहे हैं आगे कि अगले दिन जैसे भी मैं अपने मानसिक संतुलन में, यानी मैं अपने होशावास में वापस आता हूँ ना, तो मैं आश्चर्य करता हूँ कि ये जो लोग हैं ना, इनको मेरे पास आना चाहिए। यानी कि ये जो दूसरे लोग हैं ना, जो रिच पीपल है, या फिर जो भी लोग मेरी इस पोएट्री को पढ़ रहे हैं, या फिर मुझे जो लोग पढ़ रहे हैं या फिर सुन रहे हैं, उन लोगों को मेरे पास आना चाहिए और मुझे कोई ऐसा सॉल्यूशन बताए
कि मैं इस कष्ट से, ये जो दुख है, ये जो पेन है, मैं इससे कैसे धीरे धीरे से बाहर आऊं, या फिर ये जो पेन है ये कैसे समाप्त हो जाए। तो यही पोयम थी हमारी, जिसमें डीपेस्ट सिंपैथी की बात की है, जो प्लाइट ऑफ द पुअर को इतने अच्छे से दिखाया है इस पोयम में। तो आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आ गई होगी, और जितनी भी पोएटिक डिवाइसेस हैं मैंने करा दी हैं।